बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? तो आपके 30 डे चैलेंज या रिवीजन सीरीज में 4th डे में बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ से जब आप कनेक्ट करके इसको पढ़ेंगे ना बेटा, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। और आज हम वही करने वाले हैं। कुछ डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। आप साइकिल चला रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, या आप डांस कर रहे हैं, तो आप बताइए, दो वर्ड में से कौन सा वर्ड आप इन तीनों के लिए यूज करेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपको वर्ड टू वर्ड डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कंट्रोल, जब बॉडी का एक पार्ट, एक ऑर्गन कोई पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल। लेकिन जब मल्टीपल ऑर्गन्स वो काम करें, मल्टीपल ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो जाए, तो उन मल्टीपल ऑर्गन्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस या बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो आपका हैंड, आई, ईयर, इन सबका कोऑर्डिनेशन, या इवन लेग्स, सबका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इस तरह डांस करते टाइम भी आपके हैंड, लेग, ईयर का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो उसको हम क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेशन। मल्टीपल ऑर्गन्स परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस आपको समझ आ गया बच्चे? तो क्या है कंट्रोल और व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? तो कोऑर्डिनेशन, various organ working together in a systematic, controlled and efficient way to produce a proper response to various stimulus is known as coordination. कंट्रोल में मैंने बताया एक ऑर्गन, कोऑर्डिनेशन में एक से ज्यादा ऑर्गन। क्यों जरूरी है? कि हर ऑर्गन ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, लेकिन कोई ऐसा टास्क है जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन की जरूरत है, तो उन ऑर्गन्स को एक साथ काम करवाना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी। बात समझ में आ गई? अब देखिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है ह्यूमन बीइंग्स में, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम्स। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है न्यूरल सिस्टम। हम कह सकते हैं नर्वस रेगुलेशन भी होता है और हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो दोनों तरह का रेगुलेशन देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग्स में। नर्वस सिस्टम और जो पूरे के पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स। तो रिसेप्टर्स का क्या रोल है? पहले हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स हैं। वो जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम स्टिमुलस कह सकते हैं। तो उस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स में आपको पता होगा, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। फोटो, लाइट, लाइट के लिए आईज है। ऑडियो, हियरिंग, साउंड के लिए ईयर्स हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल, स्मेल के लिए नोज है। गस्ट्रेटरी का मतलब टेस्ट, टेस्ट के लिए टंग है। और ओवरऑल स्किन है। सो दीज आर 5 रिसेप्टर्स व्हिच आर फाउंड। स्टिमुलस पता चल गया हमें। अब इम्पल्स क्या होती है? वो नर्व जो इंफॉर्मेशन को पास करती है, कहां से? सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। वो क्या कहला, वो एक हो गई। दूसरा, वहां से जो रेस्पॉन्स मिला उसको सेंस ऑर्गन तक लेके जाने वाला काम, वो क्या कहलाती है? नर्व्स। और वो जो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो रिसेप्टर, स्टिमुलस एंड इम्पल्स, ये नर्वस सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब वर्टिब्रेट, या मैं इसको डायरेक्टली ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी लिख सकता हूं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को मिला के। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड फॉर्म्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन के आगे जाके फिर से 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसी तरह
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आ जाती हैं क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों टाइप की नर्व्स आ जाती हैं, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स। जबकि हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बना होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट्स का, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट। फोर ब्रेन में तीन मेजर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम एंड डायंसिफेलोन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebellum, pons varoli एंड मेडुला ओब्लंगेटा। जबकि मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो मिड ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, दो तरह के, सेरेब्रल पेडंकल्स, पेडंकल्स एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इन सारे पार्ट्स की बात करेंगे बेटा एक एक करके। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फ्लो चार्ट बना लो। ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, तो नेचर ने इसको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। पहली प्रोटेक्शन क्या है? आवर ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन ए हार्ड कैविटी, जिसको हम क्या कह देते हैं? स्कल या क्रैनियम। इंटरनली आल्सो देयर आर थ्री प्रोटेक्टिव कवरिंग्स या मेम्ब्रेन्स या लेयर्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज मेनिंजेस। ये मेनिंजेस तीन है। कौन कौन सी तीन है? ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। These are three meninges or coverings which protect our brain. इन मेम्ब्रेन्स के इन मेनिंजेस के बीच में अगर मैं इसका डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं तो ये तीन मेम्ब्रेन्स हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। इनके बीच में आप देख लो गैप है, स्पेस है। इन स्पेस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है which is known as cerebrospinal fluid, which is known as cerebrospinal fluid। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम होता है ये ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से, मैकेनिकल इंजरी से बचाते। ब्रेन की तरह स्पाइनल कोड में भी इस तरह की कवरिंग्स प्रेजेंट होती है और स्पाइनल कोड को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है वर्टेब्रल कॉलम से। तो मेनिंजेस का कंसेप्ट समझ में आ गया, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। चलें आगे बच्चों। चलिए तो ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले फोर ब्रेन में मैंने बताया था तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से सबसे पहला पार्ट क्या है? हाइपोथैलेमस। देखिए ये थैलेमस है, इसके ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा? इसका रूफ क्या कहलाएगा? एपिथैलेमस। और नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। वैसे यहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब्स भी पार्ट में डिस्कस किया जाता है, जो हम बात कर रहे थे ना पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की, तो फर्स्ट पार्ट में हम ओल्फैक्टरी लोब को भी डिस्कस करते हैं, ओल्फैक्टरी लोब्स को, क्योंकि हाइपोथैलेमस और डायंसेफेलोन एक मान लिया जाता है। सॉरी, यहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी लोब्स क्या है? ओल्फैक्टरी लोब भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, राइट? ठीक है जी, पेयर्ड स्ट्रक्चर मान लिया। एंड ये है ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। ऊपर का पार्ट ओल्फैक्टरी बल्ब और नीचे का पार्ट ओल्फैक्टरी ट्रैक होता है। ओल्फैक्टरी का मतलब दे आर रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल से रिलेटेड होती है। उसके बाद सेकंड पार्ट सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज cerebrum. It is divided into two areas, two parts, and each part is known as cerebral hemisphere. Right and left cerebral hemisphere. ठीक है बच्चों। थर्ड जो पार्ट होता है वो हमने बात कर ली, हाइपोथैलेमस और डायंसेफेलम। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। मिड ब्रेन में बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स ऑफ
नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट। और उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में फिर से तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी? सेरेबेलम, वो सेरेब्रम था, ये सेरेबेलम है। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड into two regions, two parts, two areas which are known as cerebellar hemisphere। वो सेरेब्रल था, ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर है। और इंटरनली इसमें इस तरह से ब्रांचिंग होती है, तो इसकी वजह से क्या इसको कहते हैं? एर्बोर विटे, एर्बोर विटे विच मीन्स ट्री ऑफ लाइफ। एर्बोर विटे मीन्स ट्री ऑफ लाइफ। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है? बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन करता है। इसका सेकंड पार्ट हाइंड ब्रेन का, दैट इज नोन एज पोन्स वेरोली या पोन्स लिख सकते हैं। इट हैज सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ, सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ इनवॉलेंट्री फंक्शन, इनवॉलेंट्री फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन। और तीसरा है मेडुला। मेडुला में भी सेंटर्स होते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ इनवॉलेंट्री फंक्शन। रेस्पिरेशन के अलावा जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं उनके रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? मेडुला ओब्लंगेटा के, मेडुला ओब्लंगेटा। एंड मेडुला इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब जो हाइंड ब्रेन है, सॉरी जो फोर ब्रेन है, उसके सेरेब्रम, उसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ब्रेन का भी कंट्रोल सेंटर, जितने भी लॉजिकल थिंकिंग है, आईक्यू रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग है, वो सारे फंक्शन सेरेब्रम परफॉर्म करता है। तो जो ओल्फैक्टरी लोब्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, वहां पे वो चार रीजन्स में, चार रीजन्स होते हैं ब्रेन के वहां पे। कौन कौन से हैं? सबसे आगे फ्रंटल, ये वाला पूरा हिस्सा फ्रंटल लोब। सबसे पीछे का ओसिपिटल, फ्रंटल और ओसिपिटल के बीच में पैराइटल, और सबसे नीचे टेम्पोरल। ठीक है, तो इनके फंक्शंस ओसिपिटल विजुअल ओसी, टेम्पोरल ऑडिटरी, पैराइटल टच स्मेल कॉन्शियस एसोसिएशन, और फ्रंटल लोब मस्कुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये चार एसोसिएशन एरियाज होते हैं, सॉरी एसोसिएशन और एरियाज होते हैं इन चार लोब्स में, स्पेशल एसोसिएशन एरियाज इन ईच लोब। ठीक है, ये जो एलिवेशंस हैं ये गायरी कहलाती हैं, और जो डिप्रेशंस हैं इनको सल्कस कहते हैं ब्रेन में। सो गायरी एंड सल्कस इनफोल्डिंग एंड डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ ब्रेन। इज इट क्लियर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। चलिए यहाँ मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूँ सारे के सारे फंक्शंस। सेरेब्रम, थैलेमस, उसका नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, ये किसके पार्ट हो गए? तीनों, ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं। इसमें फोर ब्रेन में साथ में क्या क्या और क्या आ जाता है? ऑल्फैक्टरी लोब। इसलिए मैंने अलग से मेंशन बाद में किया ऑल्फैक्टरी लोब्स का, क्योंकि वहां पे चार स्पेशलाइज्ड एरिया, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड पैराइटल लोब। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने शॉर्ट नोट पे इंक्लूड कर लो इसको। देखो, ब्रीदिंग हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, मैस्टिकेशन ऑफ फूड हो गया, इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट, रिफ्लेक्स, सलाइवेशन, वोमिटिंग, नोजिया, ये सारे फिर से इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। तो उनके रेगुलेशन के सेंटर पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट। चलिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक के बाद हम किसकी बात करते हैं? सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद किसकी बात करते हैं हम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें दो ही स्ट्रक्चर्स थी, क्रेनियल नर्व्स और बताओ क्या था? स्पाइनल नर्व्स, cranial and spinal nerves। तो वो nerves which arise from brain are known as cranial nerves, and the nerves which arise from spinal cord are known as spinal nerve। so cranial nerves and spinal nerves clear हो गया आपको? तो 12 pairs of cranial nerves are found in human beings and 31 pairs of spinal nerves are present in human beings। ये भी याद रह जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो, उसके बाद थर्ड पार्ट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस, इसमें सिंपैथेटिक
और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो एक एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, दूसरा उनको नॉर्मल या स्लो डाउन करने का काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बच्चों गैंग्लियंस होते हैं, गैंग्लियंस की चेन होती है जो पूरे स्पाइनल कोड के साथ साथ प्रेजेंट होती है, तो इन्वॉलेंटरी एक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे सिंपैथेटिक बढ़ा देगा एक्टिविटी को, पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो डाउन कर देगा, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ब्रीथिंग रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, हम हैवी एक्सरसाइज फास्ट रनिंग करते हैं तो, लेकिन अगर वो बहुत लंबे टाइम तक रहे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए उसको लो डाउन करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है बच्चों? ओके, तो दीज आर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की ह्यूमन बॉडी में, दैट इज नोन एज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी आपने पढ़ा है। तो मेनली दो पार्ट्स होते हैं, जो ये ऊपर का आगे का हिस्सा है इट इज नोन एज साइटोन और सेल बॉडी, या इसको सोमा भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से नीजल ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स विच आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ से जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। वो पार्ट साइटोन का जहां से एक्सोन अराइज होता है, दैट इज नोन एज एक्सोन इलोक, एंड दिस लॉन्ग सिलेंड्रल स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सोन। एक्सोन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज नर्व एंडिंग। अब एक्सोन दो टाइप का हो सकता है, या एक्सोन के ऊपर कवरिंग जो है उसके बेसिस पे न्यूरॉन दो टाइप के हो सकते हैं, मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड, मेडुलेटेड न्यूरॉन एंड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। मेडुलेटेड अगर मेडुलरी शीथ ये प्रेजेंट है, माइलिनेटेड शीथ अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? मेडुलेटेड नर्व फाइबर। और अगर ये शीथ एब्सेंट है तो ये क्या कहलाएगा? नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि कौन से टाइप के न्यूरॉन में ट्रांसमिशन है जो नर्व इंपल्स का वो फास्ट होगा और क्यों? ये जो गैप्स हैं दे आर नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। देखो, एक हमारे पास नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर है, एक हमारे पास मेडुलेटेड नर्व फाइबर है जहां पे नोड्स ऑफ रेनवियर भी प्रेजेंट है। तो कौन से में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन फास्टर होगा? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। मेडुलेटेड में होता है बच्चों, और मेडुलेटेड में जो ट्रांसमिशन होता है उसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है, दैट इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो इंपल्स है वो नोड टू नोड जंप करके जाएगी, जबकि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसमिशन फास्टर हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन देयर आर थ्री टाइप्स: सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। सेंसरी, जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएं, ब्रेन तक लेके जाएं, वो क्या कहलाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स। रिसेप्टर से ब्रेन तक, और वापस लेके आए ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक, ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आए वो मोटर न्यूरॉन। और दोनों के बीच में जो कनेक्शन का पॉइंट करेगा, काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव। कि इंफॉर्मेशन गई ब्रेन के पास, ब्रेन ने जो सिग्नल दिया उसको इंटरप्रेट करना और कमांड देना मोटर न्यूरॉन को कि क्या करना है वहां पे जाके इफेक्टर के पास, वो काम कौन करता है? एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब ये पाथवे होता है, देखो हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होता है, जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा हमेशा, याद रखना बच्चों। अब ये जो इंपल्स है इसका ट्रांसमिशन होता कैसे? ये 3 स्टेप की प्रोसेस है बच्चों। जो कंडक्शन है नर्व इंपल्स का, इट इज 3 स्टेप प्रोसेस। जो पहला स्टेप है वो कहलाता है पोलराइजेशन, सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, एंड थर्ड स्टेप इज नोन एज रिपोलराइजेशन। तो 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। नॉर्मल कंडीशन में
नॉर्मल कंडीशन में, या हम कह सकते हैं रेस्टिंग स्टेज में, मेम्ब्रेन की आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होती है और इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होती है, ये रेस्टिंग स्टेज। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, वो इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है? कि जहां पे स्टिमुलस पहुंचा वहां पे आउटसाइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी परमेबिलिटी, बाकी जगह सेम रहेगा, बाकी जगह कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई। दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब स्टिमुलस यहाँ पे पहुंच गया है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। तो अब ये स्टिमुलस यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो जो पुरानी कंडीशन थी वो रिस्टोर हो गई, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस वो दोबारा से परमेबिलिटी को चेंज करेगा। अब स्टिमुलस यहाँ पे पहुंच गया, तो ये कंडीशन रिस्टोर हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? रिपोलराइजेशन। अभी यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये परमेबिलिटी को चेंज कर रही है, डिपोलराइज्ड है। तो इन दिस वे जो इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन होता रहता है यूनिडायरेक्शनल वे में। ठीक है बच्चों, सो पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, इन दिस वे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अकर्स। बात समझ में आ गई? चलो, अब ये कंपैरिजन है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस का, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का। कैसा रेस्पॉन्स है वॉलेंट्री में? तो अवेयरनेस से आता है, ऑटोमेटिक नहीं है, विल पावर के कंट्रोल में है। लेकिन इनवॉलेंट्री में क्या है? ऑटोमेटिक है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल पावर। तो हमारे कंट्रोल में तो सेरेब्रम उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन इनवॉलेंट्री है तो मेडुला उसको कंट्रोल करेगा। अब हमारा सेरेब्रम उसको जब कंट्रोल करता है तो स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन का रेगुलेशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है। पाथवे आप देख लीजिए, रिसेप्टर, रिसेप्टर से स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से सेरेब्रम, सेरेब्रम से फिर स्पाइनल कोड, फिर इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? रिसेप्टर से सीधा ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इन्वॉलेंट्री एक्शन में, पहले स्पाइनल कोड पे गया, फिर मेडुला पे गया, फिर स्पाइनल कोड में, इफेक्टर में। ऐसा इन्वॉलेंट्री फंक्शन जिसमें ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता बच्चों, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। अभी आगे हम उसकी बात करेंगे। ये एग्जांपल्स हैं, इन्वॉलेंट्री और वॉलेंट्री आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, जो मैं बता रहा था। ऑटोनोमिक रैपिड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्विक या स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये पाथवे, स्टिमुलस कोई भी चेंज हो सकता है, हीट, लाइट, टच, प्रेशर, कोई भी। वो कहाँ पे फील हुआ? सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर्स पे फील हुआ। सेंसरी न्यूरो इन्फॉर्मेशन को अब देखो कहाँ लेके आया, पहले स्पाइनल कोड में लेके आया। अब यहाँ से जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है उस इंफॉर्मेशन को पास कर देंगे मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगा और रेस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पे देखिए पिंस हैं, हमारे स्किन पे वो टच हुई तो हम पेन फील करते हैं। उस पेन के इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गए? स्पाइनल कोड के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब वहां पे जो रेस्पॉन्स आएगा उसको रिले न्यूरॉन पास कर देंगे मोटर न्यूरॉन के पास, और वो इम्पल्स जाएगी इफेक्टर ऑर्गन जो कि स्किन है हमारे लेग की इस केस में, और हम क्या रेस्पॉन्स देंगे? हम जंप कर जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। सो दिस इज मोड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि वॉलेंट्री एक्शन है तो ब्रेन इन्वॉल्व है, और इनवॉलेंट्री फंक्शन है तो जो जैसा कि मैं बता रहा था स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होती है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो रिफ्लेक्स आर्क लिखा हुआ है, हम तो बात कर रहे हैं एक्शन की। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, एक वर्ड है रिफ्लेक्स आर्क और दूसरा वर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों में फर्क क्या है सर? आर्क इज द पाथवे, वो पूरा पाथवे जहां जहां से जाके और जहां तक वो पहुंच रहा है, और जब वर्क डन हो जाए वो क्या कहलाएगा? एक्शन। तो पाथवे क्या है? स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से स्पाइनल कोड में गया, रिले न्यूरॉन ने उसको मोटर न्यूरॉन की हेल्प से पास कर दिया कहाँ पे? इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क। और जब मूवमेंट हो जाएगा हम रेस्पॉन्स दे देंगे तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये देखिए रिसेप्टर इन आवर स्किन, हैंड की स्किन में जो रिसेप्टर है, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया,
सेंसरी न्यूरोन इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके गए, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज दिया रिले न्यूरॉन को और वो कन्वे हो गया मोटर न्यूरॉन को और फिर आ गया इफेक्टर ऑर्गन स्किन। तो ये जो पाथवे है उसको तो रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं, और जब हम अपना हाथ यहाँ से हटा लें या यूटेंसिल को दूर कर दें तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन। होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन का। अब पहले हमने सिर्फ बात करी थी वॉलंटरी इनवॉलंटरी फंक्शंस की, अब हमने सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन भी जोड़ दिया कि ये विल पावर के कंट्रोल में है, ये दोनों विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है सेरेब्रम के हेल्प से, इसको ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कर रही है। ये स्लोएस्ट है, ये फास्ट है, ये स्पॉन्टेनियस और फास्ट है, वॉकिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, आप कह सकते हैं टचिंग है, हॉट पैन, टचिंग पिन, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाएंगे। तो ये तो बात होगी नर्वस रेगुलेशन की, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमन बींग्स में हार्मोनल और नर्वस दोनों रेगुलेशन होते हैं। तो हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, तो लोकेशन के साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि सारे सारे ग्लैंड्स क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक्सो एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे एंडोक्राइन। एक्सो का मतलब है आउटसाइड, एंडो का मतलब है इनसाइड। अभी बताता हूं क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल, इनको हम कंबाइंडली गोनेड्स कहते हैं। तो 9 हार्मोन्स, उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन हमें डिस्कस करना है। बट उससे पहले एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली पास कर देते हैं इनटू द ब्लड। देखिए ठीक है ना, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे हैव डक्ट्स, तो उस डक्ट की हेल्प से वो अपने सिक्रीशन को पास करते हैं इनटू द ब्लड। ठीक है जी। तो एंडोक्राइन की ग्लैंड की सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। तो दे डू नॉट हैव डक्ट्स, जबकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में डक्ट्स प्रेजेंट होती है। दे पास और देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये टारगेट ऑर्गन में देते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ हार्मोन्स, इनमें मेनली एंजाइम्स या आयंस या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब चलते हैं एक एक ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है, इट रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग। जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन तो ये एक सेट प्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। इसी तरह एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये फीमेल्स में होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है बच्चों। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रेशन को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है, कि ये जो अलग अलग पार्ट है ब्रेन के, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और पास कर देगा, ब्रेन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पास कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, ये जस्ट आप देख रहे हो, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, कि बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को ये रेगुलेट करता है। इसको कौन रेगुलेट कर रहा था, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, तो ये सारे बाकी हार्मोन्स की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन है जीएच, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहते हैं। अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, आपने देखा एबनॉर्मल हाइट हो जाए, जायंटिज्म हो जाता है ना। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यहीं पे एक पिनियल ग्लैंड भी होता है जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। पिनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन हार्मोन, जो हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि कुछ दिन तक हम अगर एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं तो उसके बाद हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो वो इसी मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। मेलानिन अलग है, वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है,
उसके बाद आता है थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये देखिए, थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? थायराइड ग्लैंड। तीन हार्मोन है, थायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन या सिंपल कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। T3 एंड T4 थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायनिन, ये मेटाबॉलिक रेट को, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, मेंटल जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जबकि कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कैल्सिटोनिन बॉडी के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है ना बच्चों? पैराथायराइड क्या है? टू पेयर्स हैं, मतलब टोटल 4 ग्लैंड्स हैं, स्मॉल ग्लैंड्स हैं, विच आर लोकेटेड जस्ट अबोव थायराइड, थायराइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये एक सिंगल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पैराथॉर्मोन, जिसको कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलिप्स हार्मोन। ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पैनक्रियाज एंड थाइमस ग्लैंड। पैनक्रियाज स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा या डेल्टा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागोन हार्मोन, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन हार्मोन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज हो जाता है। एंड डेल्टा सेल, या जिसको आप गामा सेल भी कह सकते हैं, दे सिक्रीट सोमेटोस्टैटिन। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब दूसरा जो ग्लैंड है दैट इज थाइमस ग्लैंड। ये नेक और चेस्ट रीजन में मिलता है। ये थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इट सिक्रीट्स थाइमोसिन हार्मोन। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे जैसे हम अडल्ट एज में जाते हैं इसका साइज डिक्रीज होने लग जाता है, तो अडल्ट में इसका साइज छोटा होता है। उसके बाद आते हैं एड्रिनल ग्लैंड, पेयर्ड ग्लैंड विच आर लोकेटेड जस्ट अबव किडनी। ये है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दे रिलीजेस इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन्स। एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट और रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं कि या तो लड़ो या भाग जाओ। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है बच्चों। तो ये जितने भी इन्वॉलेंटरी फंक्शंस हैं उनकी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एक उसको इंक्रीज करेगा, एक उसको डिक्रीज कर देगा, जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काम करते हैं। और लास्टली मैंने आपको बताया था गोनेट्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल। तो जो सेक्स हार्मोन्स हैं, मेल में एस्ट्रोजन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसकी सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 9 टाइप के ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में रेगुलेशन का काम करते हैं। लेकिन जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग बहुत जरूरी है। सो दे आर अंडर फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि भैया अपनी मन मर्जी से काम करते रहो, जब मन में आया ज्यादा सिक्रीशन कर दो, जब मन में आया कम सिक्रीशन कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे देखो, सिंपल सा एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो जो पैनक्रियाज है उसको ज्यादा काम करके ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंसुलिन क्या करेगा? उस ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। अब ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में कम हो गया तो पैनक्रियाज को एक सिग्नल चला जाएगा कि भैया अब हमें जरूरत है ग्लूकोज की, तो इंसुलिन कम कर दो, है ना? तो ये एक रेगुलेटेड मैनर में फीडबैक मैकेनिज्म की जैसा फीडबैक आएगा उसी हिसाब से वो ग्लैंड रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है बच्चों? तो ये एक बार फिर से पूरे समरी है सारे के सारे ग्लैंड्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम पिट्यूटरी टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये गोनेट्स हो गए 9। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपके स्टडी डेस्टिनेशन पे बच्चों आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, वैसा पढ़ते रहो। अब नर्वस टिश्यू कैसे मस्कुलर मूवमेंट कॉज कर देता है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी या रिलैक्स करेगी, वो कैसे कॉज करता है? ठीक है। देखो, कोई भी नर्व इंपल्स जनरेट हुई, वो मसल तक पहुंच गई। अब जैसी मसल पे पहुंचेगी तो मसल फाइबर मूव करना शुरू कर देगी।
तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन gets attached to a muscle, then this area is known as neuromuscular junction। एक्सोन आया, एक्सोन की एंडिंग नर्व एंडिंग होगी। अब यहाँ पे ये मसल है, मसल फाइबर है पूरा का पूरा, है ना। और इस यहाँ पे इनका एक जंक्शन बन गया, यहाँ पे इनका जंक्शन बन गया, उस एरिया को क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा, जो प्रोटीन है वहां पे वो अपनी शेप और अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, उसकी वजह से मसल सेल्स श्रिंक कर जाएंगी, उसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, सिंपल था। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ में आ गया। तो ये तो सारा बच्चों हो गया हाउ कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स। अब हम बात करने वाले हैं हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स की अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एज कंपेयर टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है सिंपल एंड ओनली हार्मोनल रेगुलेशन अकर्स। प्लांट्स में एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से ही होता है, नर्वस रेगुलेशन नहीं देखने को मिलता बच्चों। So two type of movement occurs in plants। एक तो क्या हो रहा है, प्लांट हार्मोन्स हैं विच आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और दूसरा उसमें मूवमेंट होते हैं, दो टाइप के मूवमेंट प्लांट्स में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। एक होते हैं डायरेक्शनल जिनको ट्रोपिक मूवमेंट्स कहा जाता है, और दूसरा है नॉन डायरेक्शनल या नेस्टिक मूवमेंट। दोनों के डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ग्रोथ या नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल एंड कोज्ड ड्यू टू वेरिएशन इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जबकि किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस की प्रेजेंस की वजह से ग्रोथ रिलेटेड डायरेक्शनल जो मूवमेंट है उन्हें ट्रोपिक मूवमेंट्स कहते हैं बच्चों। नेस्टिक मूवमेंट में प्लांट ना तो मूव करता है स्टिमुलस की तरफ, ना उससे दूर जाता है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करता है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस। ये एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट में जो फोल्डिंग होती है लीव्स की, और ग्रेविटी या लाइट की वजह से जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज ट्रोपिक मूवमेंट्स। एक एक करके सारे टाइप के मूवमेंट्स की बात करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रोपिक। ट्रोपिक का मतलब चलो बताओ, ट्रोपिक का मतलब ग्रोथ रिलेटेड है, डायरेक्शनल है एंड बेस्ड ऑन स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस अगर लाइट की फॉर्म में है तो फोटोट्रोपिक, ग्रेविटी है तो जियोट्रोपिक, वाटर है तो हाइड्रोट्रोपिक, केमिकल्स हैं तो कीमोट्रोपिक, और टच रेस्पॉन्स है तो थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। फोटो, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट। तो ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड है एंड अकर्स ड्यू टू लाइट स्टिमुलस इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। अब जो अपर पार्ट है प्लांट्स के, जैसे स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस है, दे मूव टुवर्ड्स द लाइट, सो दे आर नोन एज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, दे शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन जो रूट्स हैं बच्चों, दे मूव अवे फ्रॉम द लाइट, सो इट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सिंपल है। जियोट्रोपिज्म आप इजिली बता सकते हो, रूट्स मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। लेकिन जो अपर पार्ट्स हैं प्लांट्स के, they move away from the gravity, so they are negatively geotropic। so geotropism क्या हो गया? movement of plant parts in response to gravity stimulus। अगर towards stimulus है, towards stimulus अगर movement होता है तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। away from stimulus तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रोथ रेस्पॉन्स, जहां पे डायरेक्शन जो है ग्रोथ की वो डिटरमिन होगी वाटर स्टिमुलस से, तो रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज कीमोट्रोपिज्म, केमिकल रेस्पॉन्स, स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप पोलन ट्यूब जर्मिनेशन देख सकते हो, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन देख सकते हो प्लांट्स में। जो प्लांट में पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर टाइप की
प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, वो उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे आके स्टिक करते हैं। तो दिस इज स्पीशीज स्पेसिफिक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है ये। अगर ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और नहीं हो रही है तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, सॉरी कीमोट्रोपिज्म। एंड लास्टली थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये आप थिग्मोनेस्टी में भी पढ़ेंगे, थिग्मोनेस्टी में भी आएगा, नेस्टिक मूवमेंट्स में भी आता है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट है। आपने देखा होगा ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है, वीक स्टेम वाले प्लांट्स, उनमें वीक मॉडिफाइड इनटू, सॉरी स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, और टेंड्रिल्स उनको अपवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। टेंड्रिल के हेल्प से प्लांट ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, दे गेट्स कोइल अराउंड द सपोर्ट, और वो ऊपर चढ़ जाते हैं। सो दिस इज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। नाउ सेकंड टाइप क्या था हमारा, बताओ? यस, नेस्टिक। ऐसे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहे हैं, वो तो क्या थे, ये तो क्या थे, हमारे जो ट्रोपिक मूवमेंट्स क्या थे, ये स्पेसिफिक स्टिमुलस की वजह से हो रहे थे, है ना? और ये एनवायरमेंटल कंडीशन के स्टिमुलस की वजह से है। तो डायरेक्शन है जो मूवमेंट की, वो डिपेंड करेगी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट ऑर्गन, नोट बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस, जैसा कि वहां पे हो रहा था। अब आपने टच में नोट प्लांट देखा है, जैसे ही उसकी लीफ को टच करते हैं उनमें फोल्डिंग हो जाती है। तो दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, यहाँ पे स्लीप मूवमेंट हो जाता है, अब वो लाइट की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है, या एपिनेस्टी या हाइपोनेस्टी की वजह से। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स हैं, और थिग्मोनेस्टी जो मैं भी बता रहा था। तो फोटोनेस्टी, लाइट की वजह से शैमरॉक फ्लावर में डे के टाइम पे जो फ्लावर है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, या हम कह सकते हैं खिले हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही इवनिंग होती है, नाइट में ये फोल्डिंग हो जाती है फ्लावर की। तो डायरन वेरिएशन लाइट में या टेम्परेचर में, डायोरनल जो मूवमेंट्स हैं, जिसमें से पहला क्या है, फोटोनेस्टी। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, टेम्परेचर। ट्यूलिप फ्लावर्स की टेम्परेचर जब राइज हो जाता है तो वो ओपन हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर में ये फ्लावर्स क्लोज रहते हैं। तो दैट इज थर्मोनेस्टी। समझ में आ गई बात बच्चों? सिस्मोनेस्टिक, शॉक ट्रीटमेंट एकदम से मिल जाए, कि टच हो, टच भी शॉक का काम करता है ना? मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो जाए, वुंडिंग हो जाए, उसको हम इंजर्ड कर दें प्लांट पार्ट को, विंड स्पीड या इंटेंस बर्निंग हो जाए, बहुत हाई टेम्परेचर, वो भी शॉक का काम करता है। तो मिमोसा पुडिका में जो लीफ की ड्रूपिंग होती है, फोल्डिंग होती है, वो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहलाती है, शॉक मूवमेंट है बच्चों को। एंड लास्टली थिग्मोनेस्टी, टच स्टिमुलस की वजह से, फिजिकल कॉन्टैक्ट, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें। ये सनड्यू एक इंसेक्टिवोरस प्लांट, सॉरी कार्निवोरस प्लांट है, वीनस फ्लाईट्रैप, इन सब में इंसेक्ट्स के कॉन्टैक्ट की वजह से फोल्डिंग हो जाती है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। यहाँ पे आप इसको समरी देख सकते हो, इन दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो नेस्टिक मूवमेंट में जो ग्रोथ होगी वो इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ के, लेकिन ट्रोपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं, आप टच करो फोल्डिंग हो जाएगी लीव्स की, लेकिन ट्रोपिक मूवमेंट्स स्लो होते हैं। ट्रोपिक मूवमेंट्स होंगे डायरेक्शनल, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल होगा नेस्टिक मूवमेंट्स में। नेस्टिक मूवमेंट्स में अकर ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर, लेकिन ट्रोपिक मूवमेंट सेल डिवीजन की वजह से होता है। सो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, इसको समरी शीट में नोट डाउन कर लेना है। समझ में आ गई बच्चों मेरे? अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की, फाइटो हार्मोन्स की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, दे आर नोन एज ग्रोथ प्रमोटर्स। एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, स्पेशली एब्सिसिक एसिड सॉरी ग्रोथ इनहिबिटर है। इथाइलिन भी ग्रोथ इनहिबिटर के तरह काम करता है, ये ग्रोथ प्रमोटर पे भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑक्सिन। देखो आपको दो चीजें याद रखनी है, इसकी लोकेशन और इसका फंक्शन। तो ऑक्सिन मेनली टिप रीजन में मिलता है, और ये रेस्पॉन्स देता है टू सनलाइट। जैसे ही ग्रोइंग प्लांट पार्ट डिटेक्ट करता है लाइट को, तो ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज होना शुरू कर जाता है शूट टिप पे, और सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब जिस डायरेक्शन में व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट,
तो उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन कंसंट्रेट करना शुरू कर जाता है एंड इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ द प्लांट पार्ट। इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट। जहां से सनलाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट। दूसरा है साइटोकाइनिन, ये रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन करता है, एजिंग को डिले कर देता है कि ओल्ड एज नहीं आ पाती, एंड हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जबकि गिबरलिन फ्रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मेलनेस, मेल कैरेक्टर उसको इंड्यूस करता है कैनाबिस सटाइवा में, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो ये तीनों के तीनों तो कौन से हो गए बच्चों? ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स हो गए। लेकिन एब्सिसिक एसिड इट प्रमोट्स सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है कि सीड डोरमेंट स्टेज में रहे, जर्मिनेट ना करे, क्लोजिंग कर देता है स्टोमेटा की, और वेल्टिंग मतलब सूखना, फॉलिंग ऑफ लीव्स उसको प्रमोट करता है। तो ये ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एंड इथाइलिन, इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, इट इज ओनली गैसियस हार्मोन, सिर्फ गैसियस फॉर्म में मिलता है। आपने देखा होगा आजकल हर सीजन में आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं, वो क्यों होता है कि इथाइलिन के हेल्प से राइपनिंग करवाई जाती है फ्रूट्स की। इसलिए ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि फ्रूट्स को खाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इथाइलिन स्प्रे किया होता है, ठीक है। तो अगेन ये एक समरी शीट है सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन्स की। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो इथाइलिन ना तो जर्मिनेशन कर रहा है, ना मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, और सीड डोरमेंसी में भी हेल्प नहीं कर रहा। तो ये ग्रोथ इनिबिटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है और फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो प्रोमोटर की तरह भी काम कर रहा है। जबकि एब्सिसिक एसिड सारे प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाले काम कर रहा है, सारे के सारे। सो इट इज ए ग्रोथ इनिबिटर। ऑक्सिन देखिए मैच्योरिटी कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, फ्रूट डेवलपमेंट कर रहा है, साइटोकाइनिन में भी ये सारे फंक्शन हो रहे हैं, गिबरलिन में भी सारे फंक्शन हो रहे हैं। सो दे आर ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। एक स्क्रीनशॉट समरी शीट बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब अगर हम कंपेयर करें नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, तो ये देखिए यहाँ पे जो है नर्व सेल्स का बना होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। जबकि यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है जी। जो मैसेज है वो इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रेवल करता है, यहाँ पे हॉर्मोन्स की फॉर्म में मैसेंजर ट्रांसमिट होता है। ये नर्व फाइबर्स के हेल्प से होता है, न्यूरॉन के हेल्प से होता है, ये ब्लड के थ्रू होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, वो डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं। और जो एक्सोक्राइन है वो डक्ट की हेल्प से अपने सिक्रेशन को ब्लड में पोर कर देते हैं। ये बहुत फास्ट मेथड है, ये स्लो है एज कंपेयर टू नर्वस रेगुलेशन। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये सारे बच्चे एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, इनको आप अच्छे से लेबलिंग इसकी सीख लीजिए। मैंने सारे डिटेल में डिस्कस कर दिए, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, फोटोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन हमने बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इनको हमने कहा क्या कहा था? गोनेड्स। तो 9 हार्मोन्स, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। सो बच्चों दिस इज योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी बट है, कोई भी किंतु परंतु है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो फटाफट। कमेंट सेक्शन में अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। 4 डे हमने कंप्लीट कर लिया, सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ आप फ्रीली डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड जैसा कि हमेशा करते हैं आप कर लीजिए। 30 डे चैलेंज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका पार्ट बन पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। कीप स्टडिंग बच्चों।